नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज की खास खबरें। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत, निक्केई 0.25% ऊपर, लेकिन कॉस्पी स्ट्रेट टाइम्स में दबाव। एसजीएक्स निफ्टी में भी सपाट कारोबार। कच्चे तेल में तेजी से अमेरिकी बाजारों में दिखी रैली, डाउ 18,000 के पार, एसएनपी भी 0.5% बढ़कर नए रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंचा। कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड स्तर देखे गए। ब्रेंट क्रूड $62 और नाइमेक्स पर भाव $53 के पार। अमेरिका में भंडार कम होने से सपोर्ट मिला। और कच्चे तेल में रिकवरी आते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल 82 पैसे और डीजल 61 पैसे महंगा हुआ। जनवरी में व्यापार घाटा 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, लेकिन ग्लोबल डिमांड में कमी से एक्सपोर्ट में 2.5 साल की सबसे तेज गिरावट। कोयला ऑक्शन में सरकार को शानदार रिस्पांस। हिंडाल्को, एसआर पावर, अदानी पावर और जिंदल पावर ने लगाई बोलियां। आज शेड्यूल 2 माइन के 3 कोयला ब्लॉक के लिए होगी नीलामी। और तीसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 20% बढ़ा। जबरदस्त लोन डिमांड का मिला फायदा। एनपीए के मोर्चे पर कम हुई चिंताएं। एचडीएफसी के भी मुनाफे और आय में दिखी बढ़त, लेकिन ओएनजीसी और सन फार्मा के नतीजों ने किया निराश। ओएनजीसी की बिक्री और मुनाफे में गिरावट, सन फार्मा की आय में दिखी नरमी। और सन फार्मा के दिलीप संघवी ने खरीदे सुजलॉन की 23% हिस्सेदारी। 1800 करोड़ में हुआ सौदा। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत मिलते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर पिछला हफ्ता आखिरकार मजबूती का हफ्ता था। आज एसजीएक्स निफ्टी देखिए 8855 पर टिकता हुआ। आपको याद दिला दे, सेंसेक्स 29,094 के लेवल्स पर टिकता हुआ दिखाई दिया पिछले सत्र में, और निफ्टी ने 8800 के ऊपर समाप्ति देखी है। मिड कैप स्टॉक्स में भी अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखा गया। चौतरफा खरीदारी फिर से बनती हुई दिखाई दी है मार्केट्स में पिछले हफ्ते, लेकिन आज क्या ग्लोबल मार्केट्स इस रैली को और बढ़ा पाने में कामयाब रहेंगे, उसका जायजा ले लेते हैं। खासतौर से अमेरिका में क्या हुआ है और आज एशियन मार्केट की ट्रेड्स कैसे दिख रहे हैं। वरुण दुबे हमारे साथ हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। क्या स्थिति है इंटरनेशनल मार्केट्स की? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, काफी ऑप्टिमिस्टिक नोट पे अमेरिकी बाजार फ्राइडे को बंद होते हुए नजर आया। अच्छी खासी तेजी उन मार्केट्स में देखने मिली है। सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसके कारण ये तेजी देखने मिली, वो है कच्चे तेल में लगातार बढ़त। लगातार तीसरा हफ्ता है जब कच्चे तेल में बढ़त देखने मिली, और कहीं ना कहीं अमेरिकी बाजार अब ये मान के चल रहे कि कच्चे तेल की जो गिरावट है वो बॉटम आउट हो चुकी है। और इसके लिए वहां देखेंगे तो एनर्जी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने मिली। इसके अलावा जो और पॉजिटिव ट्रिगर्स थे वो ये थे कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ है, वहां से कहीं ना कहीं मदद मिलते हुए दिखाई दी। वहीं जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो स्टैंड है डेट को लेके, वो कहीं ना कहीं सॉफ्टन होता हुआ नजर आया। तो इन सब पॉजिटिव ट्रिगर्स के चलते यूएस मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखी गई। दिसंबर 2014 के बाद पहली बार दरअसल डाउ जोन्स ने 18,000 का मार्क क्रॉस किया। इसके अलावा नैस्डैक में भी अगर आप देखें तो मार्च 2000 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पे नैस्डैक भी जाके बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं काफी ऑप्टिमिज्म यूएस के मार्केट में देखने मिला। हालांकि जो कंज्यूमर सेंटीमेंट के वहां आंकड़ा है उसमें करीब 4.6% की गिरावट देखी गई। इसके अलावा जो इंपोर्ट प्राइसेस है उसमें लगातार 7वें महीने गिरावट देखी गई। तो यहाँ कुछ ना कुछ ये जो ट्रिगर्स थे उसके कारण जो ऊपरी लेवल से कुछ दबाव आते हुए जरूर नजर आया। लेकिन यूरोप का जो जीडीपी आंकड़ा था, यूरो जोन का जो ज्यादातर जीडीपी आंकड़ा था, वो भी उम्मीद से काफी बेहतर यहाँ आते हुए नजर आया। करीब 0.3% की बढ़त वहां देखने मिली। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर था वो यूरो जोन की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि जर्मनी के जो जीडीपी आंकड़े थे उसमें करीब 0.7% की बढ़त देखने मिली, जो कि उम्मीद से काफी बेहतर थे। तो कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट्स को भी इसके सपोर्ट मिला और यूरोपियन मार्केट को भी इसका सपोर्ट मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैक, डैक्स, फुटसी तीनों में ही अच्छी खासी तेजी देखने मिली, और डैक्स तो अपने लाइफ हाई पे यहां जाके बंद होते हुए नजर आया। तो काफी ऑप्टिमिज्म यूएस और यूरोप के दोनों ही बाजार में देखने मिला। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज दरअसल ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर की यूरोजोन की फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठक होने वाली है। पूरे डेट को जो इश्यू है उसको लेकर तो उस पर सभी की नजर होगी। यूएस के मार्केट आज बंद रहेंगे, लेकिन वेडनेसडे को एफओएमसी के मिनट्स है उस पर सबकी नजर होगी। वहीं एशियन मार्केट की जहां तक बात करें तो काफी मिले जुले क्यूज वहां से आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जापान के जो जीडीपी आंकड़े हैं वो कुछ कमजोर जरूर नजर आए, लेकिन इसके बावजूद जापान का जो मार्केट है निक्केई, वो करीब 8 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे यहाँ पहुंचता हुआ नजर आया। लेकिन अगर आप देखें स्ट्रेट टाइम्स कॉस्पी फ्लैट है, स्ट्रेट टाइम्स में भी कुछ नेगेटिव आपको क्यूज देखने मिल रहे हैं, और एसजीएक्स निफ्टी भी
फ्लैट ही आपको यहाँ कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, एकदम सपाट कारोबार। बहुत बहुत शुक्रिया उस अपडेट के लिए। लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर से रिकवरी आती हुई दिखाई दी है कच्चे तेल के दामों पर, उसी का असर आप देखिए भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। 7 महीने बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और में बढ़ोतरी की है, करीब 82 पैसे, और डीजल को 61 पैसे महंगा किया है। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत एक बार फिर से बढ़ने लगी है और उसके तुरंत बाद ही तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी की वजह से भी पेट्रोल और डीजल महंगा करना पड़ा है। अगस्त से पेट्रोल के दाम करीब 17 रुपए और अक्टूबर से डीजल के दाम करीब 13 रुपए घट गए थे। नई कीमतों के मुताबिक अब दिल्ली में पेट्रोल 56 रुपए 49 पैसे और के बजाय 57 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर के भाव पर मिलेगा। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 64 रुपए 81 पैसे, चेन्नई में 59 रुपए 85 पैसे, कोलकाता में भाव करीब 65 रुपए और 29 पैसे पर में है। लेकिन भारतीय बाजार में क्या एक्शन रहेगा? आज ढेर सारे नंबर्स ओवर द वीकेंड, इस पर मार्केट रिएक्ट करेगा और खास तौर से ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं उसका भी कुछ इम्पैक्ट रहेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आप निफ्टी में क्या रणनीति लेकर चले। राकेश बंसल हमारे साथ है। राकेश, गुड मॉर्निंग। पिछले हफ्ते की समाप्ति एक स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर रही। 8800 के ऊपर हम टिक पाने में कामयाब रहे हैं। इस हफ्ते यहां से आगे गाड़ी बढ़ेगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तरह हम थोड़े से कंसोलिडेट कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग हर्षिता। निफ्टी का रुख देखें तो बहुत पॉजिटिव है। जिस तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने पूछी, इस सप्ताह अगर निफ्टी की गाड़ी ऊपर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, डेफिनेटली निफ्टी में हम देखें तो मेरा मानना है प्री बजट रैली की शुरुआत हो चुकी है और साथ में ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर रही है। निफ्टी एक नए हाइस की तरफ जा रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हर्षिता, इस समय मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा सेक्टर ढूंढना बड़ा मुश्किल है जो कि मार्केट की रैली को अंडर परफॉर्म करेगा। अगर हम ब्रॉडर इंडाइसिस की बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स, निफ्टी, रियल एस्टेट सब बड़ा पॉजिटिव लगते हैं। हर गिरावट पे खरीद के चलना चाहिए। निफ्टी में नए निवेशकों के लिए इस समय कोई स्टॉप लॉस नहीं है, पर जिनके पास पोजीशन है होल्ड करना चाहिए। और निफ्टी में ऊपर की तरफ 8840 से लेकर 8850 एक इमीडिएट सप्लाई एरिया है। निफ्टी में देखें तो 8803 के अराउंड निफ्टी ने क्लोजिंग ली थी। अगर निफ्टी 8850 के ऊपर निकलता है तो जो नई पोजीशन नए ट्रेडर्स लेना चाहते हैं वो 8850 के ऊपर ले। अगर निफ्टी 8850 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब एक नए हाइस की तरफ जाने में एक इम्पोर्टेंट हर्डल जो है वो क्रॉस होगी। ओके, शेक्स निफ्टी इनफैक्ट वो संकेत दे रहा है कि 8849 के आसपास दिन की शुरुआत रह सकती है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर यह नंबर इंपॉर्टेंट है, जैसे राकेश ने बताया। राकेश, ऐसी स्थिति में फिर कौन से वो दो स्टॉक्स है जहां पर आज आपको लग रहा है एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगा? हर्षिता, पहला कॉल होगा नेस्ले पर। अगर हम देखें तो एंटायर एफएमसीजी जो पैक है कैश सेगमेंट में, चाहे वो ब्रिटानिया हो चाहे वो पीएनजी हो, सब एक अच्छी रैली दिखा रहे हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि नेस्ले एक बड़ा अच्छा मूव आज या बुधवार को दे सकता है। 6800 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 7400 के टारगेट के लिए नेस्ले को बाय करना चाहिए। दूसरा कॉल होगा अडवांटा पर। अगर हम देखें तो अच्छे नतीजों के बाद स्टॉक धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन अब चार्ट देख के ऐसा लगता है कि एक बड़ा अपमूव इमीडिएट 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकता है। 351 के स्टॉप लॉस के साथ अडवांटा को खरीदना चाहिए 391 के टारगेट के लिए। ओके, तो अडवांटा 391 का टारगेट, 351 पर स्टॉप लॉस लगाए, तेजी करे। नेस्ले दूसरी तरफ यहां पर भी अपॉर्चुनिटी है तेजी करने की और इधर टारगेट रहेगा 7900 का, स्टॉप लॉस 6800 पर लगाने की सलाह। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे देखिए कर्ज में डूबी सुज़लॉन को कहां से मिला सहारा, बताएंगे पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी सीएनबीसी आवाज पर। सरकार को कोयला ब्लॉक की नीलामी में शानदार रिस्पांस मिल रहा है। अब तक सरकार को शेड्यूल 3 के 20 कोल ब्लॉक्स के लिए 130 बोलियां मिल चुकी हैं। कई दिग्गज कंपनियां जैसे हिंडाल्को, अदानी पावर, जिंदल पावर, एसआर पावर ने बोलियां लगाई हैं। सबसे ज्यादा 16 बोलियां ओडिशा के उत्कल सी ब्लॉक के लिए मिली, जिसमें जिंदल पावर, एसआर पावर, सेसा स्टरलाइट और अदानी पावर ने बोलियां लगाई हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक निजी क्षेत्र से ज्यादातर कंपनियां नीलामी में हिस्सा ले रही हैं। आज 11 बजे से फिर से नीलामी शुरू होगी, जहां शेड्यूल 2 माइंस के लिए 3 ब्लॉक की नीलामी होगी।
वहीं सन फार्मा के दिलीप संघवी और कर्ज के बोझ में दबी दिग्गज विंड पावर कंपनी सुजलॉन के बीच बड़ी डील हुई है। दिलीप संघवी सुजलॉन में 1800 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इससे कंपनी में संघवी को करीब 23% हिस्सेदारी मिलेगी, जबकि तांती फैमिली के पास 24% हिस्सेदारी रहेगी। इस सौदे के बाद कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल तांती फैमिली के पास ही रहेगा। दोनों कंपनियों की योजना 450 मेगावाट विंड फार्म विकसित करने की होगी। आज स्टॉक पर नजरें रहेंगी, देखेंगे क्या एक्शन रहता है सुजलॉन में इस डेवलपमेंट के बाद। लेकिन इस डील पर सन फार्मा के दिलीप संघवी का कहना है निवेश प्रधानमंत्री के रिन्यूएबल एनर्जी को महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ा हुआ है। हमें विश्वास है कि सुजलॉन रिन्यूएबल एनर्जी पूरे विश्वास में भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगी। हमें तुलसी भाई के लीडरशिप में पूरा विश्वास भी है। वहीं सुजलॉन ग्रुप के चेयरमैन तुलसी तांती ने कहा है कि इस करार से हमारा ग्रोथ में और तेजी आएगी और दिलीप संघवी के साथ हुए करार के बाद शेयर होल्डर्स को पूरा फायदा मिलेगा। साथ ही इससे रिन्यूएबल सेक्टर को भी काफी मदद मिलेगी। सुजलॉन तो आज रेडार पर रहेगा, लेकिन कौन से दूसरे शहर हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है? हमारे साथ हमारी रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी और सोनम मेहता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। ओवर द वीकेंड काफी सारे अहम नतीजे आए हैं। सबसे पहले सन फार्मा का अकाउंट है, जहां पे उम्मीद से कमजोर नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी के आय में 2.5% की गिरावट आई है, मुनाफे में 7% की गिरावट आई है। मार्जिन्स पर दबाव दिखाई देगा। 44.9% के मार्जिन्स डिलीवर किए हैं पिछले साल के 46.4% के मुकाबले। इंडिया और टारो का परफॉर्मेंस तो बेहतरीन रहा, लेकिन यूएस के कारोबार ने यहाँ पर बेहद ही कमजोर आंकड़े घोषित किए हैं, जिसके कारण ओवरऑल दबाव बना है। साथ ही अपने प्लान्स को वार्निंग लेटर से बाहर निकालने के लिए कंपनी ने कुछ खर्च किए हैं, जिसके कारण ओवरऑल नतीजों पर दबाव बना है। ओएनजीसी के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी खराब नतीजे देखने को मिले हैं। मार्जिन्स में खास करके काफी ज्यादा दबाव इस बार देखने को मिला है और मुनाफे में भी कमजोरी देखने को मिली है। इस बार अंडर रिकवरीज कंपनी को करीब 9,225 करोड़ की हुई है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जिसमें कमी देखने को मिली है। आयशर मोटर्स कंपनी ने बेहतरीन नतीजे घोषित किए, फिर से एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। मार्जिन्स पर खास नजर होनी चाहिए। 13.2% के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 9.9% के मुकाबले। कंपनी के मुनाफे में 60% की बढ़ोतरी हुई है और कंपनी के आय में लगभग 37% की बढ़ोतरी हुई है। एचडीएफसी बैंक के नतीजों की बात करें तो उम्मीद के मुताबिक ही नतीजे देखने को मिले हैं। एसेट क्वालिटी बैंक की स्टेबल, जैसा कि स्ट्रीट मानकर चल रही थी। मुनाफे में भी उम्मीद के मुताबिक ही करीब 20% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। जो कैपिटल एजुकेसी रेशियो है बैंक का, वो इस बार जो 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, उसकी वजह से इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। 15.7% के आसपास बैंक का कैपिटल एजुकेसी रेशियो है। इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड ने भी अपने कंसोलिडेटेड नतीजे पेश किए हैं और यहाँ पर भी कंपनी के मुनाफे में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। ऑयल इंडिया के काउंटर पर नजर, यहाँ पे तिमाही नतीजे बेहद ही कमजोर है। कंपनी के बिक्री में 21% की गिरावट आई है, मुनाफे में 45% की गिरावट आई है। मार्जिन्स 25.2% के सिर्फ डिलीवर हुए हैं पिछले साल के 43.7% पर। एचपीसीएल के नतीजों की बात करें तो 17 करोड़ के लॉस के सामने इस बार कंपनी ने 325 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है, तो यहाँ पर नुकसान में कमी देखने को मिली है। इसके अलावा अप्रैल दिसंबर जीआरए में भी कमी हुई है। $2.94 के मुकाबले इस बार $1.04 प्रति बैरल यहाँ पर देखने को मिला है और बिक्री में भी हल्का दबाव इस बार देखने को मिला है। और आखिर में पावर ग्रिड के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, जहां पर पावर ग्रिड ने एनटीपीसी, पीएफ, सीपीटीसी, जीपीसीएल के साथ ऑफशोर विंड पावर के लिए जेवी बनाया है। साथ ही कंपनी के बोर्ड ने सबस्टेशन एक्सटेंशन के लिए 70 करोड़ के निवेश को मंजूरी दे दी है और फाइनेंशियल ईयर 16 के लिए वित्त वर्ष 2016 के लिए 16,000 करोड़ के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को भी बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। तो तमाम स्टॉक्स जिन पर आज नजरें रहेंगी। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट पर हमारी नजरें रहेंगी। कच्चे तेल में फिर आई है तेजी, आज क्या रणनीति हो बताएंगे आगे। और कमोडिटी मार्केट पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर हमने देखा है कच्चे तेल के दाम फिर से रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गए हैं। ब्रेंट क्रूड इनफैक्ट 8 वीक हाइस पर पहुंचा $62 के करीब और नाइमेक्स पर भाव हमने देखा एक हफ्ते के हाइस पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं, जो $53 है। दरअसल अमेरिका में भंडार कम होने की रिपोर्ट मिलने के चलते हमने देखा कच्चे तेल को फिर से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है।
ज्यादा जानकारी के लिए एक चेक लेते हैं कोटक कमोडिटी सर्विसेज के धर्मेश भाटिया से। धर्मेश, गुड मॉर्निंग। फिर से एक पुल बैक आया है, भारतीय बाजारों में क्या फायदा मिलेगा? MCX पर भी क्या तेजी का सौदा बनता है कच्चे तेल में आज? गुड मॉर्निंग हर्षा। देखिए तो मेरे हिसाब से कच्चे तेल में थोड़ा बॉटम आउट लग रहा है मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देखिए तो $50 का काफी अच्छा बेस बना रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो प्राइस भी 3000 के निचले स्तर पर मार्केट टिक नहीं पा रहा है। इनफैक्ट लास्ट वीक का जो लो था वो 3001 का था और वहां से अच्छी खासी पुल बैक रैली देखने मिली है प्राइस में। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों से जो छोटी अवधि के ट्रेड करना चाहते हैं तो 3000 का एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस और इंट्राडे के लिए 3125 का स्टॉप लॉस से आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट इसका प्रीवियस स्टॉप रहेगा वो 3300 रुपए का रहेगा और पोजिशनली अगर देखें तो मेरे हिसाब से 3500 तक के टारगेट के लिए आप कच्चे तेल में निवेश कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कच्चे तेल में एक ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है तेजी करने की, लेकिन ये स्टॉप लॉसेस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे धर्मेश, क्योंकि मार्केट कभी भी टर्न हो सकता है। क्या आप इसे एक माइल्ड टेक्निकल पुल बैक ही देख रहे हैं या फिर वाकई में हल्के से आप फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं प्राइसेस को? देखिए फंडामेंटल सपोर्ट तो डेफिनेटली मिल रहा है प्राइस को, और अगर आप प्राइस पैरिटी देखें तो 2008 का जो लो है मार्केट ने वही बनाया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। बट डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी मार्केट अगर आप देखें तो वो टाइम पे मार्केट 42 रुपीज था और आज के तारीख में INR 62 रुपीज है। तो अगर आप प्राइस पैरिटी देखें तो प्राइस ऑलमोस्ट 2008 के लो के स्तर पे ही ट्रेड हो रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बॉटम आउट थोड़ा बन सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए, और मार्केट में अच्छी खासी पुल बैक रैली आ सकती है। तो मैं निवेशकों से रेकमेंड करूंगा कि ये लेवल पे शॉर्ट करने का ज्यादा चांसेस डाउन साइड काफी कम लग रहा है, बट पुल बैक काफी अच्छी लग रही है, तो मैं बाइंग की रिकमेंडेशन। ओके, और साथ ही कॉपर, वहां पर आपकी क्या रणनीति होगी बेस मेटल्स में? देखिए जो बेस मेटल का किंग है कॉपर कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में है। उसकी मेजर ट्रेंड अभी भी डाउन है, इकोनॉमी अभी भी अनस्टेबल है मार्केट में, स्पेशली अगर आप देखिए तो चाइनीज इकोनॉमी प्लस 18 तारीख के बाद तो लूनार जो छुट्टी चालू होती है तो आपको कम्प्लीटली एक डेड ट्रेड देखने मिलेगा। तो मैं निवेशकों से रिकमेंड करूंगा कि आप हफ्ते के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं 340 तक के टारगेट के लिए, और इंट्राडे अगर करना है तो 352 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं कॉपर में। रुपी के लिए क्या एक्शन रहेगा धर्मेश, क्योंकि हमने देखा है जिस तरह का वॉलेटिलिटी डॉलर में देखी गई है उसका पूरा इम्पैक्ट रुपी ट्रेड पर आया है। तो आज के लिए क्या रणनीति और इस हफ्ते के लिए लार्जली रेंज क्या रहेगी? देखिए INR की बात करें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी भी यहाँ पे डिप्रिसिएशन जारी रहेगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो कच्चे तेल में थोड़ी सी पुल बैक रैली आई है तो डेफिनेटली ये आपको ट्रेड डेफिसिट में हिट होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट की कंपेयर करें तो बाकी सारे करेंसी ऑलमोस्ट 5 से 7% डिप्रिशिएट हुआ है, बट डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अभी भी INR में सिर्फ 2 रुपए की डिप्रिसिएशन देखने मिली है 60 से 62 के लेवल। तो ये डिप्रिसिएशन अभी भी जारी रहेगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 63 तक के टारगेट के लिए मैं भी छोटी अवधि के लिए आ सकता है, और पोजिशनली मुझे लगता है कि 64 तक के लेवल्स भी आपको INR में देखने मिल सकते हैं। ओके, तो यह है फिलहाल राय गोइंग फॉरवर्ड करेंसी मार्केट पर और साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट्स के लिए आज के ट्रेड। शुक्रिया धर्मेश इस जानकारी के लिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते SGX निफ्टी की चाल फिर से देख लेते हैं। पिछले हफ्ते की तेजी के बाद आज के लिए जो क्यूज है वो एकदम सपाट है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में एक मिक्स ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन 8848 के आसपास शुरू हो सकता है ट्रेड आज का, यही संकेत मिल रहे हैं SGX निफ्टी से आज के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, क्योंकि आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020 और देंगे आज के 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज CNBC आवाज पर से।